हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग मार्च के मंथ के इंपॉर्टेंट करंट लीगल नॉलेज के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड हम मार्च के मंथ की बात करें, सो मार्च के मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि गवर्नर से रिलेटेड, है ना। गवर्नर, और अगेन हमें यहाँ पर आज इस बार फिर देखने को मिलेगा कि गवर्नर और गवर्नमेंट की फिर से टसल देखने को मिली। और इस बार कोई डिफरेंट स्टेट है, ना ही केरला है, ना ही तमिलनाडु है, ना ही आंध्र प्रदेश है, ना ही तेलंगाना है, ना ही वेस्ट बंगाल है। ये तो कोई दूसरा स्टेट है। एंड फिर अगर हम बात करें, सो और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि समवॉट लाइक आपके इलेक्शन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम समवॉट अराउंड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मार्च के मंथ में, जिन जिन में लीगल एडवांसमेंट हुआ है, नॉट ओनली फ्रॉम द जुडिशियल पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम द लेजिस्लेचर पर्सपेक्टिव, कि लेजिस्लेचर कौन से लॉज बना रही है, कौन से एक्ट्स बना रही है, और कौन से बिल को प्रेजेंट करने की सोच रही है पार्लियामेंट में। देखते हैं फर्स्ट इशू पहुंचते हैं। सो द फर्स्ट इशू इज अबाउट व्हाट? इट्स अबाउट वही चीज कि जहां पर हमें देखने को मिल रहा है गवर्नर एंड गवर्नमेंट के बीच में टसल, है ना, टसल। और ये कहानी है पंजाब की। पंजाब में क्या हुआ कि बिफोर वी जंप टू दिस इशू, थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझ लो, तब और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं ना लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर यूनियन लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है। और यूनियन लेवल पर लेजिस्लेचर हम किसको बोलते हैं? आपके पार्लियामेंट को। दो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। वहीं जब हम बात करते हैं स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर मेजोरिटी ऑफ दी स्टेट्स में एक ही हाउस है, दैट इज विधानसभा। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद भी है ना, लो आपका अपर हाउस भी है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ दी स्टेट्स में, इवन पंजाब में भी एक ही हाउस है, विधानसभा। एंड विधानसभा का जो सेशन होता है वो 12 महीने तो नहीं रखता। ऐसा तो नहीं है कि 12 महीने सेशन चल रहा हो, नहीं। तीन ही सेशन होते हैं। यूनियन लेवल पे जितने सेशन है उतने ही स्टेट लेवल पे सेशन है। आपका बजट सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन। अब जब सेशन एंड होता है ना, तो दूसरा सेशन स्टार्ट होता है। जैसे अभी लोकसभा में सेशन स्टार्ट हुआ, तो अब स्टार्ट कौन कराता है और उस टर्म को क्या बोलते हैं? तो स्टार्ट जो होता है ना स्टेट लेवल पर, उसको बोला जाता है समन। इवन ऑन द यूनियन लेवल पर भी समन ही बोलते हैं, है ना। समन, समन का मतलब बुलाना, है ना। तो समन मतलब बुलाना, कि बुलाता है। और बुलाएगा कौन? स्टेट लेवल पर कौन बुलाता है? गवर्नर। गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। अब अगर सेशन को एंड करना है, खत्म करना है, जैसे कि अगर बजट सेशन को स्टार्ट करना है तो समन करेंगे। लेकिन अगर बजट सेशन को कम खत्म करना है और उसके बाद फिर आपका मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा, तो बजट सेशन को खत्म करने के लिए वो टर्म क्या यूज किया जाता है? प्रोरोग। एंड प्रोरोग भी कौन करता है? गवर्नर। प्रोरोग भी गवर्नर गवर्नर ही करता है। अब कहानी पे आते हैं, ठीक है। और बाकी बीच में जो होता है ना, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ये करता है स्पीकर ऑफ दी जो रिस्पेक्टिव हाउस है, ठीक है। अब हम कहानी पे आते हैं। हुआ क्या, हमने हमेशा से सुन रखा है, और ये चीज है भी, सच भी है, कि गवर्नर शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यही कहानी चलती है, हमेशा यही माना जाता है कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करेगा। हुआ क्या, पंजाब में जब बजट सेशन स्टार्ट करना था, तो पंजाब गवर्नमेंट ने इंटीमेट किया किसको? आपके गवर्नर को, पंजाब के गवर्नर को। और पंजाब के गवर्नर को बोला कि हमें बजट सेशन स्टार्ट करना है, तो आप बुला लो, आप सेशन को समन कर लो विधानसभा में। गवर्नर ने मना कर दिया। गवर्नर ने बोला मैं समन नहीं कर रहा। अब ये चीज, इससे अब सोचो, जब गवर्नर समन नहीं करेगा तो फिर लॉ कैसे बनेंगे स्टेट में? अगर स्टेट में लॉ नहीं बनेंगे तो गवर्नेंस कैसे चलेगी? इसीलिए हुआ क्या, पंजाब गवर्नमेंट को एक ही रास्ता दिखा, वो था जुडिशरी का। तो वो कहां गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्ली फाइल करी, और प्ली फाइल करके उन्होंने ये बोला कि जो गवर्नर है पंजाब स्टेट के, वो हमारी एड एंड एडवाइस नहीं ले रहे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि गवर्नर शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और हम उनको बोल रहे हैं कि बजट सेशन स्टार्ट करो, बजट सेशन स्टार्ट नहीं कर रहे। जैसे ही पिटीशन फाइल हुई, और पिटीशन फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है, हम इस पिटीशन को हियर करेंगे। उसके बाद ही पंजाब के गवर्नर ने समन कर दिया। और ये इंफॉर्मेशन आई सॉलिसिटर जनरल से।
सॉलिसिटर जनरल जो कि गवर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्लियरली बोला कि अब पंजाब के गवर्नर ने पंजाब पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा को समन कर दिया है। वही लिखा गया, बैकग्राउंड वही है। क्या लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट was set up to hear a challenge by the Punjab government against the governor over his refusal to summon the budget session of Vidhan Sabha। ऑब्वियसली बात है, जब समन करने से गवर्नर ने मना किया होगा तो कुछ ना कुछ रीजन दिए होंगे, और वो रीजन दिया था कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर ने बोला कि चीफ मिनिस्टर ने अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया अंडर द आर्टिकल 167, इसी के चलते मैं समन नहीं करूंगा पंजाब की विधानसभा को। अब ये आर्टिकल 167 क्या होता है, समन कहां दिया गया, क्या क्या चीजें हैं, तो बेसिक हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ना है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के असेंबली को समन कैसे किया जाता है। अगर सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 163 की, तो आर्टिकल 163 क्लॉज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 163 क्लॉज 1 सिंपल सी बात बोलता है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही काम करना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा। यह आर्टिकल 163 क्लॉज 1 बोलता है। क्या बोल रहा है? ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज व्हाट, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द चीफ मिनिस्टर एट द हेड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। एंड क्यों? टू एड एंड एडवाइस। एड एंड एडवाइस टू whom? टू द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो गवर्नर जो भी फंक्शन करेगा उसकी एक्सरसाइज के लिए आपको गवर्नर को एड एंड एडवाइस देनी पड़ेगी। देन एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 167, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। आर्टिकल 167 क्या बोलता है? आर्टिकल 167 यही चीज बोलता है कि चीफ मिनिस्टर के जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, और जितने भी स्टेट्स में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी है कि जो भी सरकार फंक्शन कर रही है, जो भी एक्ट कर रही है सरकार, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप गवर्नर को दोगे, आप अपने स्टेट के गवर्नर को दोगे। अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ कुछ भी काम करते हैं तो उन्हें सारी की सारी इंफॉर्मेशन गवर्नर को देनी पड़ेगी, ये कंपल्शन है। और वही चीज यहां लिखी गई कि ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज दे रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, कि जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, वो सारी की सारी किसको पहुंचानी है? गवर्नर को पहुंचानी है। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 174, एंड आर्टिकल 174 क्या बोलता है? आर्टिकल 174 गिव्स पावर टू द गवर्नर। क्या? आर्टिकल 174 गवर्नर को पावर देता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को मतलब विधानसभा को किसी भी समय पर किसी भी जगह पर बुला सकता है। उसको समय नहीं देखना है, उसको लगेगा 12 बजे, 12 बजे बुला देगा। उसको लगेगा सड़क पे बैठना है, सड़क पे असेंबली बैठा देगा। ये गवर्नर की पावर है, ठीक है। तो ये लिखा गया 174 में क्या? गवर्नर शेल समन द हाउस एट अ टाइम एंड प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट, ठीक है। अब तो ये चीज हमने देखी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या बोलता है। अब हमें समझना है एक केस कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला गवर्नर की पावर को लेकर, अबाउट द समनिंग ऑफ असेंबली को लेकर, है ना, कि गवर्नर की पावर कितनी है अगर वो असेंबली को समन करता है। अब 2016 में केस हुआ था, उस केस का नाम था नवम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर। ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, नवम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर इन द ईयर 2016। इस केस में हुआ क्या? इस केस में अगर हम बात करें ना, तो ये केस जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और ये जो आपको पर्सन दिख रहा है दिस इज नवम रेबिया। और नवम रेबिया जो है ये बेसिकली स्पीकर थे आपके अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के। हुआ क्या? अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लेट 2014 एंड अर्ली 2015 में एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये था कि बीजेपी के कुछ एमएलएज एंड इवन कांग्रेस के कुछ एमएलएज ने ये बोल दिया कि सरकार के साथ हम नहीं खड़े हैं। तो बेसिकली वही चीज कि चीफ मिनिस्टर जो थे ना, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन मेजोरिटी है या नहीं ये तो विधानसभा में होगी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा, जब ट्रस्ट मोशन होगा, तब ट्रस्ट वोट होगा, तब हमें पता लगेगा कि चीफ मिनिस्टर ने मेजोरिटी लूज करी कि नहीं करी।
और इस केस में गवर्नर ने विदाउट द इंफॉर्मेशन, विदाउट टेकिंग द एड एंड एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसने क्या किया, असेंबली को समन कर दिया। एंड इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो गवर्नर की पावर है टू समन, वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है, वो क्या है, लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि गवर्नर शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिर्फ एक ही केस है, और उस केस में जो गवर्नर है अपनी डिस्क्रिशनल पावर का यूज कर सकता है, मतलब खुद से यूज कर सकता है। और वो कब? जब स्टेट में, जब स्टेट में डिस्क्रिशनल पावर मिलती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती, जब स्टेट में आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी लूज कर गया हो, जब वो मेजॉरिटी लूज कर गया हो, तब डिस्क्रिशन यूज कर सकता है कौन? आपका गवर्नर, चेक करने के लिए कि सरकार के पास ट्रस्ट है कि नहीं है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि सुप्रीम के गवर्नर की पावर लिमिटेड है इन समनिंग ऑफ द हाउस में, और वो तभी समन होगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एडवाइस देंगे। लेकिन एक केस हो सकता है, वो केस ये है कि जब चीफ मिनिस्टर मतलब सरकार है, सरकार ने अपनी मेजोरिटी को लूज कर दिया, तभी हो पाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अबाउट द गवर्नर्स के पावर को लेकर कि गवर्नर बोलता क्या है, गवर्नर है क्या, उस चीज को लेकर। नाउ वी मूव ऑन टू दी आपका नेक्स्ट न्यूज, एंड इट्स अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट द अपॉइंटमेंट, it's about the appointment of chief election commissioner and election commissioner को लेकर। ठीक है, हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी। ठीक है, कुछ दिन पहले, अभी यही आपके सेकेंड वीक ऑफ मार्च में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगी। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब होती है? जब 3 जजेस हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब होती है? जब 3 जजेस हो। कितने जजेस हो? 5 जजेस, सॉरी 5 जजेस, नॉट 3 जजेस, सॉरी 5 जजेस। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस चाहिए, कितने चाहिए? 5, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मानी जाएगी। ठीक है, हुआ क्या, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी और एक केस फाइल हुआ। अब उस केस का अगर आपको नाम देखना है ना, तो ये रहा। ठीक है, एक जस्ट जस्ट सेकंड गाइस, चलो केस का नाम बता देता हूं, दैट इज अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड इलेक्शन कमिश्नर है, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो सिलेक्टिंग कमिटी के थ्रू किया जाएगा। ये चीज क्लियरली बोली गई। अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कौन अपॉइंट होगा वो एक कमेटी डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट 5:0 की मेजोरिटी से क्या बोला? यूनानिमसली क्या बोला? रूल्ड दैट हाई पावर कमेटी, कौन सी कमेटी? हाई पावर कमेटी, जिसमें कौन कौन होगा? आपका प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ अपोजिशन in Lok Sabha, and CJI must pick the chief election commissioner and election commissioners. ये चीज क्लियरली बोल दी गई है। ठीक है, सो अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करेगा? आपका हाई पावर्ड सिलेक्टिंग कमिटी। पहले क्या था? पहले सरकार अपॉइंट करती थी, अब कौन करेगा? हाई पावर्ड कमिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें समझना है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर करेंटली अपॉइंट कैसे होते हैं, है ना। सब बड़ा क्वेश्चन तो ये राइज हो रहा है कि भाई अपॉइंट कैसे होते थे। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से लेकर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आर्टिकल स्टार्ट होता है आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329, है ना। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 जो है
वो बेसिकली बताता है आपके किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमीशन को भी बताया गया, लिखा गया। आर्टिकल 324 में क्या बोलता है? आर्टिकल 324 स्पेसिफिकली सेज सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। क्या? इलेक्शन का कंट्रोल, इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस और इलेक्शन का डायरेक्शन किसमें वेस्ट है? आपका इलेक्शन कमीशन में। तो आर्टिकल 324 क्या बोल रहा है? इट शोज द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कौन करेगा? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 क्या बोलता है कि किसी भी पर्सन को हम इन एलिजिबल नहीं बता सकते। हम किसी भी पर्सन को इन एलिजिबल नहीं बता सकते। किस बेसिस पर? कि भैया ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब किसी पर्सन को ये नहीं बोल सकते कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते या वोट नहीं डाल सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड रेस। 326 क्या बताता है? 326 सिंपल सेज इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जितने भी इलेक्शंस होंगे पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो एडल्ट सरफरेज पे होंगे। एडल्ट सरफरेज का मतलब जो भी 18 साल के ऊपर होगा वही वोट डालेगा, ठीक है। देन आर्टिकल 327, आर्टिकल 327 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि इलेक्शन को लेकर वो लॉ बना सकता है ना। ये पावर देता है, ये लिखा गया है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स, ठीक है। लेजिस्लेचर्स में इलेक्शंस के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ या प्रोविजन बना सकता है। 328, तो 327 पावर किसको दी थी? पार्लियामेंट को। यहां पावर किसको मिल रही है? पावर ऑफ द पावर टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास भी पावर है कि वो इलेक्शन को लेकर लॉ बना सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 329, आर्टिकल 329 क्या बोलता है? आर्टिकल 329 बेसिकली कोर्ट्स को बार करता है इलेक्ट्रोल मैटर में इंटरफेयर करने से। जो कोर्ट्स को बार करता है, कोर्ट को रोकता है कि आप इलेक्ट्रोल मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है। सो इट्स बार टू द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्ट्रोल मैटर्स। ये क्लियरली यहां बोल दिया गया, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू दी आपका चीफ इलेक्शन कमीशन। तो ओवरऑल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब अभी हमें तो पता है ना कि भाई अपॉइंट कैसे होते हैं। तो अपॉइंट कौन करता है? आपका सीएस सरकार। सरकार डिसाइड करती है ना, सरकार की जो कैबिनेट है वो डिसाइड करती है कि भैया आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले हैं और उसको अपॉइंट कर दिया जाता है बाय दी प्रेसिडेंट। लेकिन हुआ क्या, जब हम बात करते हैं इस केस की अरूप बरनवाल, तो अरूप बरनवाल में क्लियर हो गया कि अब हाई पावर कमेटी होगी, हाई पावर कमेटी एक नाम पे एग्री होगी और वो नाम कौन बनेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ये चीज क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल 324 से लेकर 329, हमने 4 आर्टिकल्स पढ़े जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। उन आर्टिकल्स में कहीं पर भी कंडीशन ऑफ सर्विस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर करते हैं उनको मेंशन नहीं किया गया, उनके टेन्योर को मेंशन नहीं किया गया, उनकी पावर को मेंशन नहीं किया गया। तो अब उसका मेंशन एक अलग से एक्ट बना। हमने पढ़ा था ना कि आर्टिकल 327 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट कि वो लॉ बना सकता है लेजिस्लेचर में इलेक्शंस को लेकर। तो लॉ बनाया, और लॉ क्या है? द इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। ये एक्ट बना जो कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के टेन्योर, उसके उनके आपके कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बताता है। 1991 में एक्ट आया, 1993 में इसको अमेंड किया गया। 1993 में अमेंडमेंट आया एंड बाय द अमेंडमेंट अब ये चीज क्लियर हो गई कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड इलेक्शन कमिश्नर है उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना। उन तीनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। चाहे आप इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, आप उनकी जो पोजीशन होगी उनको जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 इयर्स, है ना। और ऑब्वियसली बात है टेन्योर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के जज का, बट हाँ जब हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की,
तो फिर क्या है 65 years and 6 years of टेन्योर और विच एवर इज अर्लियर। तो इनिशियल टेन्योर होगा 6 साल का। मान के चलो आप 55 की एज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो आप कब तक रहोगे 61 तक। लेकिन आप बने ही 62 की एज में हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर तो अर्लियर क्या आएगा, आपकी एज आएगी 65, तो आपको फिर उसके बाद रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 65 इयर्स और 6 इयर्स, जो भी पहले आएगा, जो भी पहले कंप्लीट होगा, वो उसके बाद आपका टेन्योर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और चीज बोली गई कि जितने भी कमिश्नर हैं, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, है ना, तो तीनों जो है, तीनों की डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, इक्वल है। as both would not act unanimously and in case of difference of opinion the majority view will prevail। तो ये एक्ट क्या बोलता है, ये एक्ट सिंपल सी बात बताता है कि अगर मान के चलो कि इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑब्वियसली बात है, हमें लग रहा है ना कि भाई डिफरेंस होना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके पास ज्यादा पावर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों के तीनों कमिश्नर्स जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, उन तीनों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिमिलर है। और अगर 3 लोग हैं, ऑब्वियसली बात है कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, तो ऑब्वियसली बात है किस बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा, फिर मेजॉरिटी के बेसिस पर, मेजॉरिटी के बेसिस पर। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब क्वेश्चन अराइज यही हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है अभी रिसेंट जजमेंट में। तो अभी जो अरूप बरनवाल वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है। देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात करें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हमने किस पार पे लेके आ गए, सीबीआई डायरेक्टर के लेवल पे लेके आ गए। क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी हाई लेवल कमिटी करती है, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा एंड सीजीआई। सो अब इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंटमेंट होगा वो हाई पावर्ड कमिटी से ही होने वाला है। तो वही चीज लिखी गई कि जो अपॉइंटमेंट है वो एट पार है किसके, आपके सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में। जैसे एक सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट होता है, वैसे ही अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे। दूसरा ये बताया कि अभी क्या होता था कि सरकार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती थी, उसके बाद सरकार को अगर उनका काम अच्छा लगता था तो कंटिन्यू भी रखती थी, एंड कभी कभी टेन्योर कंप्लीट होने के पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको हटा दिया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है अरूप बरनवाल वाले केस में, एंड क्लियरली बोल दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हटाने का जो प्रोसेस है वो वैसा ही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। तो मतलब बेसिकली इंपीचमेंट। तो वही बोला गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाइक सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय वे ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस। पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। एंड आगे खुद बोला गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, तो इलेक्शन कमिश्नर को ऐसी सेफ्टी नहीं मिली। इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट भी हटा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताना पड़ेगा कि इसका आप रिटायरमेंट करवा दो, या इसको आप इसको आप इलेक्शन कमिश्नर से हटा दीजिए। ठीक है, फिर आगे फिर यही लिखा गया, अ पर्सन वीक नीड बिफोर द पावरफुल कैन नॉट अपॉइंट एज इलेक्शन कमिश्नर। तो प्रॉब्लम वही थी कि पहले गवर्नमेंट का रोल बहुत था, एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर। अब अगर एग्जीक्यूटिव का रोल होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम वही है। सो इससे गवर्नमेंट जो ट्रांसपेरेंट एक्ट कर दिए, वो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आ रही, ओपेक हो गया। आप किसको अपॉइंट करोगे, कैसे अपॉइंट करोगे, हो सकता है बायस्ड हो वो पर्सन। इसीलिए आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि हाँ, जो पावरफुल एग्जीक्यूटिव था, पावरफुल एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी भी एरे गहरे इंसान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाएगा। जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, वो सही तरीके से काम करेगा और इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा। एंड फिर आगे वही चीज लिखा गया, इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी एंड हॉनेस्टी, इन 3 चीजें इस इंस्टीट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या है, इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी एंड ऑनेस्टी। ये 3 चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। तो ऑथर का खुद कहना है कि अभी क्या था, अभी सरकार की एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी, सरकार का पूरा कंट्रोल था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में। तो वो चीज उन्हें हटाना है ना, वो चीज उन्हें हटानी थी, इसलिए उन्होंने हटा दी, जिससे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके।
Moving further towards the next news, and it's about what? It's about guidelines on medical negligence, guidelines on medical negligence under consideration, says Union Health Ministry. सो है क्या, जो हमारे यूनियन हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये बैठे हुए हैं, मनसुख मांडविया, है ना? सो मनसुख मांडविया इन्हें क्लियरली बोल दिया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया कि बहुत सालों से डिमांड उठ रही थी, बहुत सालों से डिमांड थी, और वो ये थी कि मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर कोई गाइडलाइंस है ही नहीं इंडिया में। तो मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर गाइडलाइंस बहुत ही जल्द बनाएगा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये क्लियर हो चुका है। वही चीज लिखा गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज टेकन द consideration of what? Consideration of the healthcare's long-standing demand of what? Demand to frame guidelines for determining medical negligence cases. ठीक है, गाइडलाइंस मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर थी नहीं, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस को लेकर कभी कोई गाइडलाइंस थी नहीं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, और ये डिमांड 2005 से पहले की भी है। समझ में आएगा, जब हम पहुंचेंगे ना तब समझ में आएगा, उससे पहले की है, अभी तक गाइडलाइंस बनाई नहीं थी। लेकिन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि बहुत ही जल्द अब गाइडलाइंस बनाने वाले हैं। बैकग्राउंड समझे, बैकग्राउंड क्या है देखो, कम से कम 17 ईयर्स हो गए, 17 ईयर्स पहले सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, और उस केस का नाम क्या था? आपका जैकब मैथ्यू केस, है ना? और जैकब मैथ्यू केस इज अबाउट दी मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर, और मेडिकल नेग्लिजेंस में डॉक्टर से उनके अरेस्ट को लेकर। सो हुआ क्या, इंडिया में मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर कोई गाइडलाइंस थी नहीं। 17 साल पहले 2005 में एक केस फाइल हुआ था जिसका नाम था जैकब मैथ्यू केस, है ना, 2005 में। और उस केस में कोर्ट ने उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था टू द यूनियन गवर्नमेंट, है ना? सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डायरेक्शन टू द यूनियन गवर्नमेंट इन द केस ऑफ जोसेफ मैथ्यू केस। और डायरेक्शन किसको लेकर था? डायरेक्शन इस चीज को लेकर था कि ये यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर गाइडलाइंस फ्रेम करे। लेकिन 2005 से अभी तक गाइडलाइंस फ्रेम नहीं हो पाई। तो समझ रहे हो कब से डिमांड उठ रही है? इवन सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया 17 साल पहले से कि भैया मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर गाइडलाइंस तो बना दो, लेकिन बनी नहीं रही है। लेकिन अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दी है कि बहुत ही जल्द गाइडलाइंस बनने वाली है। ओके, सो वही चीज लिखा गया कि डायरेक्टेड दी सेंटर, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया था? डायरेक्ट किया था किसको? सेंटर को। क्या करे वो? कि वो फ्रेम करे व्हाट? स्टैट्यूटरी रूल्स, मतलब गाइडलाइंस इन कंसल्टेशन विद दी देन मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर, है ना? मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर कौन है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बैठकर गवर्नमेंट गाइडलाइंस फ्रेम करे, रूल्स बनाए, जिससे मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस को क्या किया जाए? डील किया जाए। होता क्या है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाती है, डॉक्टर्स हैं, हो सकती है गलती है, हो जाती है। अब मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ता है? पेशेंट्स को। पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की लाइफ और ज्यादा हार्म हो सकती है, और फिजिकल कंडीशन से खराब हो सकती है, मेंटल कंडीशन खराब हो सकती है। तो वही चीज यहां पर कहना है कि मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर गाइडलाइंस भी बननी चाहिए। होता क्या है, ये तो हमने समझा पेशेंट के पर्सपेक्टिव से। अब हम डॉक्टर के पर्सपेक्टिव समझे। अब मेडिकल नेग्लिजेंस है, फॉल्ट होता है, किसी से भी हो सकता है फॉल्ट, गलती किसी से भी हो सकती है। अब पेशेंट क्या करते हैं? हाइपर हो जाते हैं, और जिसके चलते डॉक्टर्स को वो मारते हैं, पीटते हैं, उनको असॉल्ट करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का यही कहना है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को डील करने के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, है ना? और गाइडलाइंस यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम बहुत ही जल्द बनाएंगे। और ये बात कब उठी थी? आपके जैकब मैथ्यू केस में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या? ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है? इट्स अ मेडिकल मैल प्रैक्टिस, है ना? जो डॉक्टर्स का प्रैक्टिस है, जो डॉक्टर्स की ड्यूटी है, अगर ड्यूटी में वो नेग्लिजेंस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल नेग्लिजेंस। वही लिखा गया, मेडिकल नेग्लिजेंस इज नोन एज व्हाट? मेडिकल मैल प्रैक्टिस refer to a situation where healthcare professional fails to provide the appropriate standard of care to the patient। अगर डॉक्टर फेल हो जाता है अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ केयर देने में, किसको? पेशेंट को, देन और उसकी वजह से अगर उसको हार्म होता है, उसको इंजरी होती है, या उसकी डेथ हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। वहीं अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का क्या क्राइटेरिया है मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर, है ना?
एक केस हुआ था जिसका नाम था कुसुम शर्मा वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर। ये केस था कौन सा? आपका आपका कुसुम शर्मा वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर। दो जजेस की बेंच बनी और सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाई एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किए सेवरल क्राइटेरिया टू रेगुलेट मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस ना। कुछ क्राइटेरियाज को क्या कर दिया उन्होंने? एक्सेप्ट कर लिया और उन बेसिस पर आपका मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस को डील डील किया जाने लगा। और उसी में से एक टेस्ट निकला, दैट इज बोलम टेस्ट। ठीक है, बोलम टेस्ट। अब बोलम टेस्ट को लेकर कुछ चीजें पढ़ लो। अब बोलम टेस्ट की हम बात करें तो बोलम टेस्ट कब क्रिएट हुआ? 1957 में, ये याद रखना। सो बोलम टेस्ट हैज बीन क्रिएटेड इन द ईयर 1957। अब अगर हम बात करें, सो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट अगेन एक केस से निकला था। उस केस का नाम क्या था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन बोलम, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ बोलम वर्सेस फिरियम बार्नेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये केस हुआ था, है ना। और इसी केस से आपका बोलम टेस्ट जो है वो इवॉल्व हुआ। अब ये बोलम टेस्ट बोलता क्या है? बोलम टेस्ट क्लियरली बात करता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस मेडिकल प्रैक्टिशनर ने मेडिकल नेग्लिजेंस किया, हम कैसे डिसाइड करेंगे। और ये चीज बोलम टेस्ट, अब ऑब्वियसली बात है ये चीज कैसे डिसाइड की जाएगी? बाय दी बोलम टेस्ट। बोलम टेस्ट क्या था? बोलम टेस्ट क्लियरली बोलता था कि अगर हमें पता करना है कि उस पर्सन ने, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने मेडिकल नेग्लिजेंस करी कि नहीं करी, इस चीज के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो दूसरे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं क्या वो वही स्टैंडर्ड अपनाते हैं, क्या वो वही तरीका अपनाते हैं। और अगर सब लोग वही तरीका अपना रहे हैं तो उस डॉक्टर ने मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया। लेकिन अगर उस पर्सन ने जो एक्ट किया है, उस पर्सन ने अगर जो एक्ट किया है वो एक्ट उस मेडिकल फील्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था, स्टैंडर्ड के लेवल का नहीं था, तो उसको मेडिकल नेग्लिजेंस टर्म दे दिया जाएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट बोलम टेस्ट इज। अब अगर हम वही बात करें, सो मेडिकल नेग्लिजेंस के क्या क्या इश्यूज हैं? अच्छा, मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है ना। सबसे पहले एग्जांपल से बता दो, ज्यादा सही रहेगा। मेडिकल नेग्लिजेंस ये है, सर्जरी हो रही थी और सर्जरी में आपने कुछ चीजें ना वहीं छोड़ दी, है ना। सो कुछ फॉरेन मटेरियल जो है, फॉरेन मटेरियल, क्या कर रहे हो आप? फॉरेन मटेरियल आपके बॉडी में चला जाए एक्सीडेंटली, मतलब आप सर्जरी कर रहे थे एंड ड्यूरिंग सर्जरी आपने टिश्यू पेपर या फिर जो कॉटन है वो रह गया, बॉडी के अंदर रह गया, तो फॉरेन मटेरियल था ना, बॉडी के अंदर रह गया, दैट इज व्हाट आपका मेडिकल नेग्लिजेंस। दूसरा क्या हो सकता है केस? जैसे कि एक एक मूवी आई थी जिसमें करीना कपूर सर्जरी कर रही होती है अक्षय कुमार की, और वो अपनी वॉच जो है उसके पेट में चली जाती है ना, सर्जरी करते पेट में चली जाती है। सो दैट द केस ऑफ व्हाट मेडिकल नेग्लिजेंस, क्योंकि आपने जो फॉरेन मटेरियल है या मैटर है वो आपने उसके बॉडी में छोड़ दिया। या फिर दूसरा, आपने उसके बॉडी का रॉन्ग पार्ट रिमूव कर दिया, आपने उसके बॉडी का क्या कर दिया? रॉन्ग पार्ट, जो कि करना नहीं चाहिए था रिमूव, आपने वो रिमूव कर दिया। या फिर आप जब ब्लड डोनेट, ऑब्वियसली बात है, आप जब ब्लड, ऑब्वियसली बात है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के केसेस में क्या होता है? ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, और ब्लड लॉस होने के चलते हमें क्या करना होता है? हमें ब्लड देना पड़ता है उस पर्सन को। तो मान के चलो अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे एक्सीडेंट हो गया एंड मेरा जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए पॉजिटिव। अब मुझे ए पॉजिटिव ही ब्लड चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया? मुझे बी पॉजिटिव ब्लड दे दिया। सो रॉन्ग ब्लड दे दिया मुझे, है ना, और मेरे बॉडी में गलत ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसके चलते मेरे को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन झेलने पड़ेंगे। सो दिस इज द केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अब मेडिकल नेग्लिजेंस के क्या इंपैक्ट होते हैं? सो अगर आपने फॉरेन मटेरियल रॉन्ग पार्ट रिमूव किया तो फिजिकल हार्म तो होगा, है ना। फिजिकल फिजिकल हार्म पहुंचेगा, इवन मेंटल हार्म पहुंचेगा। फिजिकल हार्म तो पहुंच ही रहा है एंड मेंटल हार्म भी आपको पहुंच रहा है, और ऊपर से आपका ट्रस्ट
ट्रस्ट भी जा रहा है, और अगर आपको फिजिकल हार्म हुआ या मेंटल हार्म हुआ तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इशू की तरफ जंप करते हैं, एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट इशू क्या बोलता है। एंड नेक्स्ट इशू इज समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग, एंड थोड़ा सा ये डिफरेंट सा इशू है। रीजन बीइंग क्योंकि हम ऐसी चीजों के बारे में बहुत कम बात करते हैं। हम बात करते हैं आर्म फोर्सेस की, बिल्कुल बात करते हैं आर्म फोर्सेस की, हम बोलते हैं कि भाई चाइना में ये हो रहा है, हम ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों की बीएसएफ जवान जो है बहादुरी से लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो बात है ना, ये बात है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इंटरनल मैटर्स की। ठीक है, अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि वो लोग एक बिल को प्रेजेंट करेंगे, एंड बिल जो है वो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। कैसे रिलेट है, क्या है, वो सारी चीजें अपन इस इशू में समझने वाले हैं। हुआ क्या, एक बिल आने वाला है, उस बिल का नाम है आपका कौन सा, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। ये बिल आने वाला है, एंड यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि हम लोग इंडियन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 लोकसभा में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सॉरी, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। So what happened? Union Defense Ministry has introduced the Inter-Service Organization Command Control and Discipline Bill 2023 in the Lok Sabha. अब देखो, अगर जब हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस में हमारी 3 मेजर फोर्सेस हैं। कौन कौन सी? आपकी आर्मी, आपका नेवी एंड आपका एयरफोर्स। लेकिन पता, हमने ये देखा, आर्मी का कमांडेंट होता है, आर्मी का कमांडर होता है ना। कमांडेंट मतलब कमांडर तो पर्सन होता है, कमांडेंट मतलब कि कमांड मतलब कि एक जगह बेस बना हुआ है ना। बोलते हैं नॉर्थ कमांड, साउथ कमांड, नॉर्थ ईस्ट कमांड, ऐसे कमांड्स बने। आर्मी के कमांड्स देखे हैं हमने, हमने नेवी के कमांड्स देखे हैं, हमने एयरफोर्स के कमांड देखे हैं। लेकिन क्या हमने इंटीग्रेट कमांड्स देखे हैं? क्या एक कमांड जहां पर तीनों फोर्सेस, तीनों मेजर फोर्सेस जो है वहां पर आपका उनका इन्वॉल्वमेंट हो? नहीं देखा ना। लेकिन है, ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो बिल बनाया जा रहा है, ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, इस बिल का पर्पस क्या है? इस बिल का पर्पस यही है कि एक नया ज्वाइंट कमांड बनाया जाएगा, और वो ज्वाइंट कमांड इंटीग्रेटेड ज्वाइंट कमांड होगा, जिसमें तीनों आर्म फोर्सेस के, तीनों मेजर आर्म फोर्सेस जो है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को रेगुलेट किया जाएगा। है ना? समझते हैं क्या है? थोड़ा सा और डिटेल में देखिए। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये बिल क्यों आ रहा है समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बिल कम अहेड ऑफ द इंपीडिंग मूव टू स्टैब्लिश, ठीक है, बिल कुछ चीज स्टैब्लिश करना चाहता है। क्या? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट मतलब, है ना, और जॉइंट कमांड्स। क्या करेगा ये बिल? इंटीग्रेटेड या जॉइंट कमांड्स को स्टैब्लिश करेगा। अभी क्या होता है, इंडियन आर्मी का अलग कमांड है, नेवी का अलग कमांड है, एयरफोर्स का अलग कमांड है, लेकिन कोई इंटीग्रेट कमांड है क्या? और वही चीज स्टैब्लिश करने के लिए बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इस बिल में होगा क्या? इस बिल के अकॉर्डिंग ऑल द एसेट्स ऑफ द ट्राई सर्विसेज, जितने भी एसेट्स हैं ट्राई सर्विसेज के, ट्राई सर्विसेज का मतलब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो ट्राई सर्विस की जितने भी एसेट्स हैं वो ऑपरेशनल कंट्रोल किनके पास आ जाएगा? एक पर्सन के पास, और वो एक पर्सन कौन होगा? 3 स्टार जनरल। 3 स्टार जनरल के पास ऑपरेशन कमांड रहेगा तीनों फोर्सेस का, आपके ज्वाइंट कमांड्स में, जो कि इस बिल के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश करने की बात चल रही है। ठीक है, अब अभी हम बात करें तो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस कैसे रेगुलेट होते हैं वो भी हमें देखना है, वो अपन देखेंगे। देखो, अभी हम प्रेजेंट में बात करें तो ऑलरेडी एक बिल है। अब पहले तो अपन बिल के बिली को समझ लेते हैं, ये बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कौन कौन से हैं, क्योंकि बिल को समझना इंपॉर्टेंट, उसके बाद अपन बैकग्राउंड में पहुंचेंगे। इंडियन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल 2023। क्या हो रहा है इस बिल के अंदर? सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है? सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप करेगी, और उसके साथ साथ आपका ज्वाइंट सर्विस कमांड भी बनाने वाली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विच में इंक्लूड व्हाट? आपका ज्वाइंट सर्विस कमांड।
ठीक है। और जॉइंट सर्विस कमांड का मतलब ट्राई सर्विस के सारे जो ट्राई सर्विसेज है, आर्मी, नेवी एंड आपका एयरफोर्स एक ही रहेंगे, इंटीग्रेटेड जॉइंट कमांड बन के रहेंगे, ठीक है। अब ये जो जॉइंट कमांड बनेगा या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसको एम्पावर, ऑब्वियसली बात है, ये पावर किसके पास आएगी उसको उसको लीड करने की? empowers the commander in chief or the officer in command of inter service organizations to maintain what? तो अब ज्वाइंट कमांड बन गया, ज्वाइंट कमांड को लीड करने की पावर किसके पास आएगी? कमांडर इन चीफ या फिर ऑफिसर इन कमांड ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसके पास पावर क्या रहने वाली है? वो काम क्या करेगा? उसका काम है डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये इंश्योर करना कि प्रॉपर तरीके से ड्यूटीज डिस्चार्ज हो रही है सारे पर्सनल्स के द्वारा कि नहीं, है ना। सो डिसिप्लिन मेंटेन करना और ये चेक करना कि ड्यूटी सही तरीके से डिस्चार्ज हो रही है बाय दी पर्सनल्स और नहीं। और पर्सनल्स कौन से? किस किस के पर्सनल्स? आर्मी के भी, नेवी के भी और इंडियन एयरफोर्स के भी, जो भी सर्व कर रहे हैं उसकी कमांड में, जो भी सर्व कर रहे हैं उसकी कमांड में। उसके साथ साथ जो कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड है आपके इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, इट शेल बी व्हाट? इट शेल बी द हेड ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो हेड भी होगा आपके इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन राइज हो रहा है कि इंडिया में इंडियन आर्म फोर्सेस कैसे रेगुलेट होती है, ठीक है, ऑपरेट कैसे होती है। अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी दो यूनिफाइड कमांड है। यूनिफाइड कमांड का मतलब जिसमें इंडियन नेवी के पर्सनल्स भी हैं, इंडियन आर्मी के पर्सनल्स भी हैं और इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स हैं। और दो, एक को स्टैब्लिश किया था 2001 में और दूसरे को स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। एक जो है उसका नाम है आपका क्या? आपका अंडमान निकोबार कमांड, जो कि 2001 में स्टैब्लिश किया गया। दूसरे का नाम क्या है? आपका आर्म फोर्सेस, स्ट्रेटेजिक आर्म फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड 2003 में स्टैब्लिश किया गया। क्यों? इन दोनों कमांड जो है वो कंट्री के न्यूक्लियर आर्सेनल को क्या करती है? हैंडल करती हैं। तो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल कौन करता है? ये दो कमांड, और यही इंडिया में इकलौते यूनिफाइड कमांड्स हैं। एक अंडमान निकोबार कमांड और दूसरा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। अंडमान निकोबार कमांड 2001 में स्टैब्लिश किया और आपका स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड 2003 में स्टैब्लिश किया। और क्या करती हैं ये? न्यूक्लियर वॉरहेड जो है, हमारे न्यूक्लियर वेपन जो है उनको हैंडल करता है, उसको कंट्रोल करता है। अब वही चीज अगर हम बात करें, इनको सेटअप क्यों किया गया था? क्योंकि कारगिल वॉर हुआ था और हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उससे खतरा बहुत ज्यादा था हमें, इसलिए कारगिल वॉर हुआ 1999 में, जिसके चलते इंडिया ने यूनिफाइड कमांड जो है वो स्टैब्लिश किए। अब क्वेश्चन राइज हो रहा है, यूनिफाइड कमांड तो दो ही है, लेकिन क्या इंडिपेंडेंट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंटली तीनों सर्विसेज में कौन कौन से कमांड है, तो वो अपन समझेंगे। अगर हम बात करें सो देयर आर व्हाट 17 सिंगल सर्विसेज कमांड, 17 सिंगल सर्विसेज कमांड है। आर्मी के पास 7 है, इंडियन एयरफोर्स के पास 7 है और नेवी के पास 3 है, तो टोटल 17 है। 7 कमांड्स नेवी के हैं, 7 कमांड्स इंडियन एयरफोर्स के हैं, 7 कमांड्स आर्मी के हैं और 3 कमांड्स आपके इंडियन नेवी के हैं, ठीक है। और वही चीज बोली गई, उनका बहुत कम कनेक्शन है प्लानिंग ऑपरेशन में, और तीनों का इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे नेशन की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रेंथन होगी, और इसीलिए बिल्कुल रिड्यूस किया जा रहा है। अभी क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कमांड्स बने हुए हैं, है ना, हर सर्विस का अपना अपना कमांड है। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड कमांड होगा, सो ऑब्वियसली बात है कनेक्शन ज्यादा बनेंगे, कनेक्शन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन गैप जो था वो रिड्यूस हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस हो जाएगा, नेशनल की सिक्योरिटी जो है बहुत वैसी स्ट्रेंथन हो जाएगी, बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कमांड्स नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन जरूर है ना, ट्राई सर्विस के इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन जरूर है, जैसे कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, लेकिन कमांड नहीं है कि अगर वॉर हो गई तो वो लीड करे, ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। फिर वही चीज बोला गया, अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो एट प्रेजेंट जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो डिफरेंट एक्ट से रेगुलेट होती है ना, एट प्रेजेंट मिलिट्री पर्सनल गवर्न बाय द डिफरेंट एक्ट। एयरफोर्स एक्ट 1950, आर्मी का एक्ट है आर्मी एक्ट 1950 और नेवी का एक्ट है नेवी एक्ट 1957। ओके, सो दिस इज द CLK of the month of March। हम लोग मिलते हैं in the next session, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।